हेलो दोस्तों, वेलकम टू बोधियागा स्टडी। आपका बोधियागा स्टडी चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, अभी हमारे द्वारा एडुटेरिया का 5000 प्लस प्रश्नों का सेट प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। तो आज का सेट प्रैक्टिस संख्या कितना है? 7 है। अगर आप लोगों में से कोई लोग अगर इससे पहले वाले सेट प्रैक्टिस को नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर 1 से लेकर 6 तक के पहले वाले वीडियोस को देख सकते हैं। और आगे यह सेट 100 तक इसमें लास्ट सेट है, तो 100 तक चलेगा। तो आप डेली हमारे चैनल पे बने रहेंगे। तो सेशन को शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट संख्या 7। एडुटेरिया का सेट संख्या 7 के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है। आपका पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कौन सा, कह रहा है कौन जो है, कह रहा है कौन मोनोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। कौन जो है मोनोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुक्रोज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुक्रोज। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुक्रोज। कौन मोनोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुक्रोज। इसका राइट आंसर सी। अगला है, कह रहा है किस शैली में प्रसिद्ध गया गया बिहार का जो प्रसिद्ध मंदिर विष्णुपद मंदिर है, वो किस शैली में बनाया गया है? तो ये नागर शैली में बनाया गया है। किस शैली में बना है? तो नागर शैली में बना है। आपको पता है विष्णुपद मंदिर कहाँ है? गया बिहार में है। और उसी से थोड़ा सा आगे बोध गया में बौद्धि टेम्पल है, जो कि आप सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। और अगर आपको पता है कि महाबोधि टेम्पल कौन बनवाए थे, तो महारानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एहोल प्रशस्ति के रचयिता कौन है? एहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन है? तो रवि कार्तिक। कौन है? रवि कृति। रवि कृति है, कार्तिक नहीं है, रवि कृति है। ठीक है, तो एहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन है? तो रवि कृति है। ठीक है, इसके बाद अगला है सतलज और काली। सतलज और काली नदी के बीच में स्थित हिमालय कौन सा भाग किस नाम से जाना जाता है? सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो ये कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। किस हिमालय के नाम से जाना जाता है? कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला है, कह रहा है द्वितीयक प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है? द्वितीयक प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन है? तो स्मॉग। कौन है? स्मॉग। इसके बाद अगला है बंधुआ मजदूरी व्यवस्था। बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 23, अनुच्छेद 23 में है इसका जिक्र। बंधुआ मजदूरी का जिक्र किस में है? तो आर्टिकल 23 में अवस्थित है। इसके बाद अगला है विद्युत धारिता। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? तो फैराडे। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराडे। ठीक है, अगला प्रश्न है यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद कौन है? सीसा। ऑप्शन ए। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, कह रहा है भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 1973 में की गई थी। 1973 में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी। इसके बाद अगला है कौन सा युग्म जो है सुमेलित है? कौन सा युग्म है जो सुमेलित है? तो बक्सर का युद्ध,
बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? मीर जाफर और क्लाइव के बीच हुआ था? नहीं, गलत है। तो इसमें कह रहा है कौन सुमेलित है, यानी कौन सही है? तो बॉन्डीवास का युद्ध फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हुआ था। फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला है पौंडीचेरी। पौंडीचेरी की संधि किसके बीच हुई थी? तो अंग्रेज व फ्रांसीसी के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज व फ्रांसीसी के बीच हुआ था। चलिए अगला है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है आपका? तो अगला प्रश्न है, कह रहा है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द इंडिया, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन सिद्धांत की व्याख्या की गई। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रमेश चंद्र सेन। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, कई कई लोग दादा भाई नौरोजी लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो द इकोनॉमी, दादा भाई नौरोजी का पुस्तक क्या था? दादा भाई नौरोजी का पुस्तक का नाम क्या था? तो ध्यान रखेंगे, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन विधेयक निष्कासन सिद्धांत की व्याख्या कौन किए हैं? तो रमेश चंद्र सेन, रमेश चंद्र दत्त ने किया है। ठीक है, कह रहा है दूध जो है निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो पायस का उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण है? तो पायस का उदाहरण है। इसके बाद अगला है, सुप्रियर झील किन दो देशों के बीच अवस्थित है? सुप्रियर झील आप लोग देखे होंगे? नहीं, कहाँ देखे होंगे? ये अमेरिका में है, तो कैसे देखे होंगे आप? ठीक है, कोई कोई लोग गए भी होंगे, ऐसा हो सकता है, तो ध्यान रखेंगे। तो सुप्रियर झील जो है किन दो देशों के बीच अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका और कनाडा के बीच अवस्थित है। ठीक है, चलिए आगे है, जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का आंकड़ा कौन जारी करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एनएसएसओ। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? तो कौन नहीं है? धान जो है वो नहीं है सहायक नाइट्रोजीकरण में। इसके बाद अगला है ट्राइसेम। ट्राइसेम योजना किससे संबंधित है? तो ग्रामीण विकास से संबंधित है। ट्राइसेम योजना जो है किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ग्रामीण विकास से संबंधित है। अगला है, कौन सा देश जो है बाल्टिक देश नहीं है? कौन सा देश जो है बाल्टिक कंट्री नहीं है? तो कौन सा नहीं है? बेलारूस। आप हमें कमेंट में बताएंगे बेलारूस की राजधानी कहाँ है। अगला है, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कौन कहे जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डोरोजियो। ठीक है, तो आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहे जाते हैं हेनरी विवियन डेरोजियो। इसके बाद अगला है, कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में समान उपस्थित नहीं थे? तो कौन थे ये नहीं जो शामिल थे? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। इसके बाद अगला है, कौन सा विषय जो है, कह रहा है कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत में नहीं आता है? कौन सा विषय जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये पंचायती राज जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अगला है, जल में वायु का बुलबुला किस भांति व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति कार्य करता है? जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति कार्य करता है?
अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कौन सा विद्रोह जो है, कौन सा विद्रोह जो है वह सुमेलित नहीं है। कौन सा विद्रोह जो है वो सुमेलित नहीं है। तो संथाल विद्रोह किससे संबंधित है, सिंधु और कान्हू से। रामोसी विद्रोह किससे संबंधित है, चीतर सिंह से। इसके बाद कोल विद्रोह किससे संबंधित है, बुद्धो भगत से। इसके बाद कौन सुमेलित नहीं है, तो ये पागलपंथी विद्रोह जो है इसका ये संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे है, कह रहा है प्रश्न कि निम्नलिखित युद्ध का कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। निम्नलिखित युद्ध का कार्यकाल के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। पहला हो जाएगा प्रथम कर्नाटक युद्ध, उसके बाद हो जाएगा बेदरा का युद्ध जो कि 1759 में हुआ था। इसके बाद अगला है वांडीबास का युद्ध, लगता है 1760 में हुआ था। इसके बाद प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 3 1 4। इसके बाद अगला है कौन से बौद्ध संगीति में, कौन से बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम पिटक की रचना की गई थी। अभिधम पिटक पुस्तक की रचना की गई थी तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान। तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम पिटक की रचना की गई थी। ठीक है, चलिए आगे है, कुछ कालक्रम को सम्मिलित कीजिए। तो पहला आ जाएगा आपका अगस्त प्रस्ताव जो कि 1940 में आया था। कब आया था, 1940 में आया था। ठीक है, कब आया था, 1940 में आया था, 1940 में आया था। इसके बाद आ जाता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह भी शायद 1940 में ही, डेट का कुछ अंतर होगा इसमें। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में आया था। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए। कह रहा है कि कौन सी नदी जो है विषुवत रेखा को, कौन सी नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी विषुवत रेखा को या भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, तो ये कांगो नदी काटती है। अच्छा बताएंगे यहीं पे आप हमें, मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है। मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिम्पोपो नदी। अच्छा बताइएगा इसमें कर्क रेखा को 2 बार कौन काटती है। कर्क रेखा को, कर्क रेखा को 2 बार कौन काटती है, तो ये हो जाएगा माही नदी जो कि भारत में है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है कांगो रिवर। मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो रिवर। कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही रिवर। ठीक है, चलिए अगला है क्राटाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो जैव सुरक्षा से संबंधित है। क्राटाजेना जैव प्रोटोकॉल, सॉरी क्राटाजेना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा से संबंधित है। क्राटाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो जैव सुरक्षा से संबंधित है। इसके बाद अगला है चश्मे के लेंस में किस कांच के द्वारा बनाया जाता है, तो क्रुक्स कांच। कौन सा कांच, क्रुक्स कांच। तो चश्मे के लेंस में कौन सा कांच लगाया जाता है, क्रुक्स कांच। क्या बोलेंगे, क्रुक्स कांच। ठीक है, चलिए आगे है, अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित नगरों में से किस नगर का संबंध महावीर स्वामी से नहीं था, तो लुम्बिनी का जो संबंध है महावीर स्वामी से नहीं था, ये संबंधित था महात्मा गौतम बुद्ध से संबंधित था। ठीक है, चलिए सही सुमेलित कीजिए, कौन सही सुमेलित नहीं है। कह रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलचुरी राजवंश। कलचुरी राजवंश की राजधानी अजमेर में नहीं थी। ठीक है, चंदेल की राजधानी खजुराहो मध्य प्रदेश में था। सोलंकी की राजधानी अहिलवाड़ा में था। प्रतिहार की राजधानी कन्नौज में थी। ठीक है,
अगला है मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो गुजरात राज्य में अवस्थित है। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो ये गुजरात राज्य में अवस्थित है। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो ये गुजरात में अवस्थित है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन नहीं है? नहीं बोला है। आप बहुत सारे एग्जाम में आप इसी में थोड़े से डाउट में चले जाते हैं। तो यहाँ देखना है कौन सुमेलित है पूछा है या नहीं पूछा है। तो यहाँ पूछा है क्या? नहीं। ठीक है, क्या बोला है? कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मजहरनामा 1578 में नहीं हुआ था। ठीक है, अकबर के द्वारा, सम्राट अकबर के द्वारा जजिया कर की समाप्ति 1564 में किया गया था, ये सही है। दीने इलाही का स्थापना 1582 में किया गया था, ये भी सही है। और तीर्थ यात्रियों का जो कर समाप्ति अकबर के द्वारा किया गया था 1563 में, ये तीनों सही है, जो कि ऑप्शन सी सही नहीं है। चलिए अब आगे है, अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है मनसबदारी व्यवस्था में दोअस्पा सी अस्पा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? तो ये जहांगीर के द्वारा, सम्राट मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा किया गया था। दोअस्पा सी अस्पा का शुरुआत किया गया था। इसके बाद है चौसा का युद्ध है। चौसा का युद्ध है कहाँ कब हुआ था? 1539 में। किसके किसके बीच हुआ था? तो ये हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में। इसके बाद अगला है कौन सा विकल्प जो है क्रियाशीलता के सही क्रम को दर्शाता है? तो एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। फर्स्ट बॉन्ड, सेकेंड बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड। चलिए अगला है, अगला क्या कह रहा है? किस अंग मतलब कह रहा है हमारे शरीर के किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन में संचित रहता है? तो किस में रहता है? यकृत यानी कि लीवर में होता है। तो कह रहा था किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है? तो यकृत रहता है। ठीक है, अगला है किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है जिन वस्तु का उपयोग साथ साथ किया जाता है वे कहे जाते हैं, यानी कि पूरक वस्तुएं कहे जाते हैं। जिन वस्तुओं का क्या कह रहा है? जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पूरक वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है, अगला बताएंगे आप भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो ये हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। तो कौन कौन से राज्य से गुजरती है? तो एक हो जाता है यूपी, इसके बाद हो जाता है एमपी, इसके बाद हो जाता है ओडिशा, इसके बाद हो जाता है आपका शायद छत्तीसगढ़ हो जाता है, इसके बाद एक हो जाता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये 5 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, चलिए अगला है, कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है? कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉमडिल्ला उत्तराखंड में नहीं है बॉमडिल्ला। ठीक है, लगता है अरुणाचल प्रदेश में शायद है। तो चांगला कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। सिपकिला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और इसके बाद नाथुला कहाँ है? नाथुला पास, तो ये सिक्किम में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है भारत के पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी तट
तट जो है पश्चिमी तट से चौड़ी है तथा डेल्टा क्षेत्र है। तो पूर्वी तट जो है पश्चिमी तट से चौड़ा है और यह यहाँ डेल्टा का निर्माण करता है इस कारण से। चलिए आगे है, केंद्र और राज्य के विधायी संबंध संविधान के किस से भाग में उपबंध में किया गया है? तो भाग 11 में किया गया है। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखेंगे, केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? तो भाग 11 में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 44। कह रहा है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। जो सदन आरोप लगाया है उस सदन का 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। चलिए आगे है, किस पारिस्थितिकी में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? किस परिस्थिति में किसी संसद के सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। तो इसका आप पढ़ लेते हैं, यदि सदन की अनुमति के बिना 60 दिन के अवधि से अधिक कोई सांसद जो है सदन में बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यदि सदन में के द्वारा उसे निष्कासित कर दिया जाता है तो भी समाप्त हो जाएगी। और तीसरा है, यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार देता है तो भी हो जाएगा। चलिए अगला है, भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है तो भारत के संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। चलिए अगला है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 243 के तहत किया गया है। तो अनुच्छेद 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसके बाद अगला है, किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधित आयोग का प्रावधान है? तो 102वां संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधित आयोग का प्रावधान है। इसके बाद अगला है, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? तो के दत्ता। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? के दत्ता। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है, मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है? तो अमर्त्य सेन जो है वो जुड़े हुए हैं। मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है? तो अमर्त्य सेन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अब आगे है, अगला देख लीजिए, कुछ अस्मरणीय तथ्य हैं उसे आप देख लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि ये, चलिए तो ध्यान रखेंगे, कुछ अस्मरणीय तथ्य को ध्यान रखेंगे। चलिए कह रहा है, मौर्य वंश की स्थापना कौन किए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोक्रोट्स कहा था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा था? सेंड्रोक्रोट्स कहा था। ठीक है, इसके बाद अगला है, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का उपयोग किया गया है। मुद्रा राक्षस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके बाद अगला है, चाणक्य के चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चाणक्य जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अगला है, चाणक्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र पुस्तक में किस पुस्तक यह संबंधित है? किससे संबंधित है? तो राजनीति से संबंधित, लेकिन लिखा हुआ है चाणक्य का अर्थशास्त्र पुस्तक इकोनॉमिक, लेकिन उसमें इकोनॉमी नहीं है बल्कि राजनीति से संबंधित उसमें वर्णित है। इसके बाद अगला है, चंद्रगुप्त ने
305 ईसा पूर्व में सिलेकस निकेटर को हराया था। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था वो मेगास्थनीज था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, इसके बाद अगला है इंडिका पुस्तक के रचनाकार कौन है, तो मेगास्थनीज है। इसके बाद अगला है चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म के अनुयायी थे और इन्होंने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लिया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन थे, तो ये बिंदुसार थे। कौन थे, बिंदुसार। ठीक है, और इन्हें क्या कहा जाता है, अमित घात के नाम से जाना जाता है। इन्हें किस नाम से जाना जाता है, अमित घात के नाम से जाना जाता है। इन्हें वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है। इन्हें चंद्रगुप्त मौर्य को वायु पुराण में क्या कहा गया है, भद्रसार कहा गया है। ठीक है, इन्हें जैन धर्म में सिंहसेन कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में क्या कहा गया है, सिंहसेन कहा गया है। ठीक है, इसके बाद अगला है बौद्ध विद्वान जो तारानाथ थे, इन्होंने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। 16 राज्यों का विजेता बताया है। ठीक है, चलिए अगला है बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन थे, तो सम्राट अशोक थे। ठीक है, इसके बाद अगला है 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पे कौन बैठे थे, सम्राट अशोक बैठे थे। ठीक है, इसके बाद अगला है अपने राज्याभिषेक के समय यह अवंती के राज्यपाल थे। कौन, सम्राट अशोक। पुराणों में सम्राट अशोक को अशोका वर्धन कहा गया है। ठीक है, पुराणों में सम्राट अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। चलिए आगे है मास्की तथा गुर्जरा। मास्की तथा गुर्जरा के अभिलेख में इसका मतलब सम्राट अशोक का नाम मिलता है। ठीक है, मास्की तथा गुर्जरा के अभिलेख में सम्राट अशोक का नाम मिलता है। भाब्रू अभिलेख। भाब्रू अभिलेख में सम्राट अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। भाब्रू अभिलेख में, किस अभिलेख में, तो भाब्रू अभिलेख में सम्राट अशोक ने मगध का सम्राट खुद को बताया है। ठीक है, इसके बाद अगला है सम्राट अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष जो है बोध गया तथा 20वें वर्ष से लुम्बिनी की यात्रा किए थे। तो सम्राट अशोक जो हैं राज्याभिषेक के 10वें वर्ष कहाँ, बोध गया बिहार में भ्रमण किए थे और शासन के 20वें वर्ष से लुम्बिनी, जहाँ की गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, वहां भी जाके क्या किए थे, भ्रमण किए थे और वहां के टैक्स को बहुत कम कर दिया था। वो पढ़ेंगे हम लोग हिस्ट्री वाले में, डिटेल चैप्टर में। चलिए, इन्होंने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध पर आक्रमण किया। इन्होंने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण करके अपनी राजधानी तोसली पर अधिकार किया। इन्होंने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण करके राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। इसके बाद आगे है सम्राट अशोक उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए थे। तो अगर आपसे पूछता है तो सम्राट अशोक जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा किनसे लिए थे, तो उपगुप्त से लिए थे। चलिए, इनका सबसे लंबा और सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है, तो सबसे लंबा है 7वां अभिलेख और सबसे छोटा यही है, रुक्मनदेही है। ठीक है, सम्राट अशोक के समय मौर्य साम्राज्य के प्रांतों की संख्या कितनी थी, तो 5 थी। सम्राट अशोक के समय इनके मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी, तो 5 थी। ठीक है, कितना था, तो 5 था। ठीक है, चलिए अब आगे है, अगला देख लीजिए क्या कह रहा है। सम्राट अशोक के मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी, तो 5 थी। इन्होंने भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन शुरुआत किया था। इन्होंने सर्वप्रथम भारत में शिलालेखों के प्रचलन का क्या किया था, शुरुआत किया था। और इन्होंने
ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक, अरामाइक लिपि का प्रयोग किया था। ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक, अरामाइक लिपि का प्रयोग किया था। सम्राट अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। सम्राट अशोक के पहले शिलालेख में क्या किया गया है? पशु बलि की निंदा की गई है। ठीक है। वहीं छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। मौर्य वंश में लगभग कितना वर्षों तक शासन किया? 137 वर्षों तक शासन किया। ठीक है। तो ये टॉपिक था हमारा सेट संख्या 7। सेट संख्या 7 था। तो आपको यह टॉपिक कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। कमेंट का आपका वेट रहेगा। तो सेशन को यहीं तक रखते हैं। तो सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।